नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुकुल धाम ऐप पर। मैं आपके सामने हूं रघुवीर जांगट और आपको आज हमारा आगे का टॉपिक है विलियन। विलियन के बारे में आपने देखा था कि हमने शुरुआत में मिश्रण को हमने दो भाग में बांटा था, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस में हमने देखा था कि सुपर सेंसन और कोलाइडल विलियन में जो हम देख रहे थे, जो इमल्सन बनाते हैं, इनकी अवस्था क्या रहती है, अलग अलग रहती है। तो हमने इनका देखा था कि कोलाइडल विलियन के अंतर्गत हमने वर्गीकरण किया था कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों अवस्था, यदि आपस में सॉलिड, लिक्विड और गैस, इस तरह से 8 अवस्थाओं के रूप में हम इनको अलग अलग नाम से कैसे जानते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि हम आगे हमारा टॉपिक आएगा जिसको हम बात करेंगे कि यदि मिश्रण को हम देखते हैं कि होमोजीनियस जो सममांगी मिश्रण होता है उसको हमने दो भागों में बांटा था। एक हमने कहा था मिश्र धातु मतलब जिसमें सॉलिड और सिर्फ उसमें सॉलिड को सॉलिड ही घोलता है। तो हम जानते हैं कि प्रकृति में मिश्र धातु का हम बहुत सारे उपयोग करते हैं। मिश्र धातु का एक अलग बात हो गई। अब हम इसमें देखते हैं, जैसे मिश्र धातु में आपने उदाहरण लिया था हमने, कौन सा, पीतल, जिसमें एक सॉलिड होता है जो कम मात्रा में होता है, एक सॉलिड होता है वो क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है। इनका अलग अलग परसेंटेज रेशो मिलता है। अब इसी में हमने देखा था कि समभांगी मिश्रण के अंतर्गत या होमोजीनियस के अंतर्गत ट्रू सॉल्यूशन या विलियन क्या है। ट्रू सॉल्यूशन मतलब कि जिसकी हम विलियन की बात करते हैं उसमें विलय और विलायक, विलय का मतलब जो घुलता है, विलायक का मतलब जो उसको घोलता है। विलायक का मतलब क्या हो गया, उसको घोलता है। इससे यदि सत्य विलियन बनता है मतलब वो हमेशा के लिए स्थायी रूप से क्या रहे, स्थायी रूप से बना रहे, तो इसको हम बोलते हैं सत्य विलियन। अब इसमें हम बात करेंगे कि आज विलियन के कितने प्रकार हो सकते हैं या इनको हम कैसे कैसे देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि विलियन की बात करते हैं तो विलियन में देखो कि जब हम देखते हैं कि सॉल्यूशन या विलियन की बात करते हैं तो इसमें कि सॉल्यूशन विलियन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि होमोजीनियस मिक्सर होता है। होमोजीनियस का मतलब कि हम कहते हैं समभांगी मिश्रण होता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि विलियन बनाने के लिए हम काम में क्या लेते हैं, कि विलियन बनाने के लिए हम काम में क्या लिया जाता है, तो हम देखते हैं कि जब सॉल्यूशन विलियन होता है उसमें आप सॉल्यूट मतलब विलय की मात्रा क्या होता है, विलय की मात्रा क्या लेते हैं हम, हमेशा कम रहते हैं। जैसे हम साधारण जीवन में हम एक ही चीज़ जानते हैं कि जैसे हम नींबू की शिकंजी बनाते हैं तो उसमें क्या मिलाते हैं, थोड़ा सा नमक मिलाते हैं, थोड़ी सी चीनी मिलाते हैं, तो वो पानी में पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, घुल जाती है। इसका मतलब कि जो भी हम पदार्थ लेंगे, विलय लेंगे, उसकी मात्रा हमेशा कम होती है। विलायक होता है, विलायक जो घोलता है अपने में, उसको हम बोलते हैं विलायक। इसका मतलब इसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, और इससे बनता है क्या है, हमारा विलियन बनता है। विलियन बनता है इसका मतलब ये हो गया कि जब आप इनको देखते हो कि एक की मात्रा क्या रहेगी और एक की मात्रा क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, एक की मात्रा क्या रहेगी, कम रहेगी। अब हम देखते हैं कि विलियन के प्रकार कितने हो सकते हैं। तो विलियन के प्रकार में यदि हम बात करते हैं तो विलियन के प्रकार अलग अलग भागों में हम बांट सकते हैं। किस आधार पर, कि आपने यदि कोई भी विलय और विलायक लिया है तो इसका पहला आधार हम ले सकते हैं कि इसकी फिजिकल स्टेट या भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था का मतलब हो गया कि जब आप देखते हो कि एक द्रव अवस्था में, दूसरा क्या है, ठोस अवस्था में, तो ये इसका क्या हो गया, भौतिक आधार हो गया। या हम कह सकते हैं कि द्रव्य, ठोस और गैस, ये तीन हमारे सामने भौतिक क्या होते हैं, भौतिक अवस्था होती है पदार्थ की। और भौतिक अवस्था के आधार पर हम देखते हैं कि विलय और विलायक की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यदि विलय हमने क्या लिया है, सॉलिड लिया है, मतलब क्या लिया है, विलय हमने सॉलिड लिया और विलायक भी हमने सॉलिड लिया, तो इससे हमें प्राप्त क्या होती है, मिश्र धातु प्राप्त होती है। क्या होती है, मिश्र धातु। जैसे हम बात करते हैं कि जिनको हम सॉलिड सोल पीछे वाले चैप्टर में नाम लिया था कि सॉलिड तो बनेगा लेकिन सॉलिड का क्या रहेगा, सॉल्यूशन बनेगा, इसी को हम बोलते हैं मिश्र धातु। जब हम बात लेते हैं कि विलय की मात्रा क्या हो, लिक्विड में हो, और विलायक की मात्रा क्या हो, सॉलिड में हो, मतलब ठोस अवस्था में हो। ठोस
अवस्था में हो, विलायक की मात्रा ज़्यादा हो, तो इससे क्या बनता है, हमारा अमलगम बनता है। क्या बनता है, अमलगम। अमलगम का मतलब हो गया कि जब हम देखते हैं, अमलगम का मतलब हो गया कि इसमें पारे की बात करते हैं तो पारा क्या होता है, Hg लिक्विड अवस्था में मिलता है, और सोडियम क्या होता है, हम जानते हैं सॉलिड अवस्था में मिलता है। किस में मिलता है, ठोस अवस्था में। तो ये आपस में क्या बनाते हैं, अमलगम बनाते हैं। कहने का मतलब होता है कि मरकरी या पारा जो हम थर्मामीटर में तापमान मापने के लिए काम में लेते हैं, मरकरी होती है वो लिक्विड अवस्था में मिलती है सामान्य ताप पर। इसका मतलब कि वो फैलता है लिक्विड, इसी से हमें तापमान का पता चलता है। जब हम देखते हैं कि ये जब अमलगम बनाता है तो ये सोडियम के साथ पारा होता है, वो क्या बनाता है, अमलगम बनाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि मरकरी में जो भी आप धातु डालते हो, मरकरी जिसके साथ घुलता है या मरकरी जिसको घोल लेता है, वो सभी क्या कहलाते हैं, अमलगम कहलाते हैं। लेकिन आप जानते हो कि जब मरकरी को लोहे के पात्र में रखा जाता है, इसका मतलब ये होता है कि लोहे के साथ मरकरी होती है वो अमलगम नहीं बनाती है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। क्यों, क्योंकि अमलगम बनाने के लिए क्या होने चाहिए, मरकरी से ज़्यादा सक्रिय धातु होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं आगे कि जब हम देखते हैं कि सॉलिड क्या है, विलय जिसकी मात्रा बहुत कम है, और विलय सॉलिड और सॉलिड की बात हमने कर ली, लिक्विड और सॉलिड की बात कर ली, जिसमें हमने लिक्विड अवस्था में लिया था किसको, मरकरी को, सॉलिड अवस्था में लिया था सोडियम को, जिससे क्या बना था, हमारा अमलगम बना था। अब जब हम विलय की मात्रा क्या लेते हैं, सॉलिड, और विलायक की मात्रा क्या लेते हैं, लिक्विड अवस्था में लेते हैं, इसका मतलब हो गया कि आप पानी के अंतर्गत यदि आप क्या करते हो, नमक घोलते हो, इसका मतलब क्या हो गया, नमक की मात्रा बहुत कम रहती है और पानी की मात्रा क्या रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि विलयन प्राप्त होता है जो NaCl और H2O का होता है। जैसे चीनी आप पानी में घोलते हो, या आप यदि पानी के अंतर्गत तो घोलने के लिए जो भी चीज़ आप डालते हो वो क्या होती है, जो भी चीज़ का मतलब हो गया कि हम यहाँ पे विलय क्या ले रहे हैं, सॉलिड रूप में, मतलब ठोस रूप में, विलायक क्या रहे हैं, लिक्विड मतलब द्रव्य अवस्था में। तो क्या बनेगा, ये क्या बनेगा हमारा, हम देखते हैं कि ये द्रव्य सोल बनता है, हमेशा क्या बनता है, विलयन क्या बनेगा, द्रव्य रूप में ही बनता है। जैसे हम लिक्विड में यदि लिक्विड मिलाते हैं तो भी विलयन क्या बनेगा, द्रव अवस्था में मिलता है। जैसे लिक्विड के रूप में मैंने लिया है एल्कोहल, ये भी क्या मिलता है, लिक्विड अवस्था में, और जल है वो भी क्या है, लिक्विड अवस्था में। आप जानते हो कि एल्कोहल होता है वो पानी के अंतर्गत घुलता है, उसको आगे बताने की आवश्यकता मैं नहीं मानता। क्यों, अब यदि बात करें कि गैस है उसकी मात्रा कम है और लिक्विड की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, इसका मतलब कि आप देखते हो कि विलयन तो हमेशा क्या बनता है, द्रव्य अवस्था में रहता है। जैसे कि सोडा वाटर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो किस में घुली रहती है, पानी के अंतर्गत घुली रहती है, इसी को हम बोलते हैं सोडा वाटर। जब भी आप सोडा वाटर की बोतल को खोलते हो तो उसमें से आपको बुलबुलों के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकलती हुई दिखाई देती है, बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। अब हम अगला लेते हैं कि विलय के यदि भौतिक आधार पर विलय क्या हो, लिक्विड हो, और यदि विलायक क्या हो, गैस हो, तो भी हम देखते हैं कि लिक्विड और गैस का कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार होता है कि गैस की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो हमें गैस के रूप में विलयन मिलता है। गैस के रूप में विलयन मिलता है, इसका मतलब हो गया वाष्प आपने किस के रूप में लिए है, लिक्विड के रूप में, जल वाष्प हो गया, और हवा क्या होगी, गैस के रूप में, तो बनता क्या है, बादल। क्या बनता है, बादल। अब हम देखते हैं कि यदि विलय क्या लिया है आपने, गैस के रूप में लिया है, और विलायक भी आपका क्या है, गैस के रूप में, इसका मतलब है कि एक गैस की मात्रा कम है और बाकी गैस की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। तो इसमें ही हम एग्जांपल लेते हैं कि हाइड्रोजन भी क्या होती है, गैस होती है, और ऑक्सीजन भी गैस होती है, लेकिन जब हम इसका उपयोग लेते हैं तो इसको बोलते हैं हेलोक्स। क्या बोलते हैं, हेलोक्स। इस हेलोक्स का यूज कैसे किया जाता है, जैसे हम देखते हैं कि मैंने यहाँ पे एक गैस की मात्रा कितनी ली है, ऑक्सीजन की यहाँ पे मात्रा कितनी मिलती है, 21%, और बाकी बचा हुआ कितना हो गया, 79% किसकी होगी, हाइड्रोजन की होगी। इसका यूज कैसे लेते हैं, जैसे हम देखते हैं कि वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी मिलती है, हम देखते हैं 78%, और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, 21%। इसका मतलब कि इसको हम शोषण के रूप में काम में लिया जाता है। जैसे यदि हम
पृथ्वी के तल पर रहते हैं तब हमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों, नाइट्रोजन होती है वो हमारे शरीर के साथ क्रिया नहीं करती या कम करती है। क्यों? क्योंकि एक वायुमंडलीय दाब होता है, क्योंकि पृथ्वी तल पर है इसलिए हम श्वसन करते हैं। तो हमारा शरीर होता है या ब्लड होता है वो क्या करता है, सिर्फ ऑक्सीजन ही ग्रहण करता है। नाइट्रोजन हमारे ब्लड में कुछ मात्रा में फैली रहती है लेकिन वो हमारे लिए हानिकारक नहीं होती। लेकिन जब हम देखते हैं कि गोताखोर जो समुद्र के अंतर्गत अंदर डाई करते हैं या जो समुद्र के तल की नीचे तक जाते हैं तो वहाँ पे दाब क्या हो जाता है, पानी होने की वजह से वहाँ पे दाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तब क्या होगा कि यदि हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाला गैस सिलेंडर ले जाएं तो हम श्वसन नहीं कर पाते। क्यों? वजह क्या रहती है कि नाइट्रोजन भी हमारे ब्लड में घुल जाती है और हमारे लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। इसलिए इसमें अक्रिय गैस कौन सी, हाइड्रोजन मिला दी जाती है, इसलिए इसको नाम दिया गया है हेलोक्स। कहने का मतलब जो समुद्र तल या गहरे गोताखोर होते हैं उनके लिए सिलेंडर में भरी जाने वाली गैस क्या कहलाती है, हीलोक्स कहलाती है, जिसको नाम लिया गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, इसलिए नाम दिया गया हीलोक्स। अब हम देख रहे थे कि विलय विलायक मिलके क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। तो इनके हम अलग अलग रूप देख सकते हैं। अब दूसरा प्रकार में हम देखते हैं कि यदि आपने विलय और विलायक लिया है और इससे क्या बनता है, विलयन बनता है। तो यदि आप उसका आधार यदि देखते हो कि यदि आप विलायक के आधार पर देखते हो, विलायक मतलब जो ज़्यादा मात्रा में है उस आधार पर आप देखते हो, तो उसको हम बोल सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं विलयन को। कैसे कि पहला हम कह सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हो गया, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि जब आप विलायक क्या हो, एक्वस, एक्वस का मतलब होता है जल, एक्वस का मतलब होता है जल। एक्वस, एक्वस का मतलब हो गया जल। एक्वास, एक्वा शब्द से लिखा है। जैसे हम बात करते हैं एक्वागार्ड होता है, एक्वागार्ड या एक्वस। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन मतलब कि जिसमें हम देखते हैं कि उसमें क्या होना चाहिए, पानी यदि विलायक हो तो वो क्या कहलाते हैं, एक्वा, या हम एक्वेटिक प्राणी बोलते हैं, एक्वेटिक जीव बोलते हैं जो जल में रहने वाले होते हैं। उन्हीं से हम लिया गया है कि जो विलायक होता है वो यदि पानी हो तो एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। इसका मतलब हम जो भी नमक या चीनी जो पानी के अंतर्गत मिलाते हैं तो उसमें पानी की मात्रा क्या रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए हम क्या मिलाते हैं, थोड़ी मात्रा में मिलाते हैं, कौन सा, विलय पदार्थ। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन। अब नॉन एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि यदि हम जल को छोड़ करके, किसको, जल को छोड़ करके यदि पानी के अलावा यदि कोई विलायक होता है तो उसको बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे आपने एल्कोहल में कोई भी विलय मिलाते हो या इथर में मिलाते हो या कार्बन टेट्रा क्लोराइड में मिलाते हो, ये सभी क्या कहलाते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। के नॉन एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हो गया जिसमें विलायक क्या नहीं हो, पानी नहीं हो, और यदि पानी उपस्थित हो इसका मतलब हो गया, वो हो गया एक्वस सॉल्यूशन। अब हम विलायक, विलय, विलायक और विलयन को यदि हम देखते हैं कि विलय के आधार पर देखते हैं तो इसके प्रकार बनते हैं हमारे, विलय के आधार पर हमारे बनते हैं 3 प्रकार। विलय के आधार पर 3 प्रकार में हम देखते हैं, पहला कौन सा हो गया, सैचुरेटेड, जिसको हम बोलते हैं संतृप्त। संतृप्त का मतलब कि वो पूर्ण रूप से क्या हो गया, तृप्त हो गया, इसका मतलब उसमें हम और कुछ भी नहीं घोल सकते। संतृप्त का मतलब है कि उसमें यदि हम एक, शुरू में ही हमने एग्जाम्पल लिया था कि जैसे आप यदि 1 गिलास पानी के अंतर्गत आप कितना नमक घोल सकते हो, वो एग्जाम्पल मैंने ऐसे ही लिया था। इसका मतलब था कि मैं यदि NaCl की मात्रा इसमें मिलाता हूँ तो यदि मैं देखता हूँ कि यदि ये 100 ग्राम पानी है, कितना है, 100 ग्राम पानी है, यदि 100 ग्राम पानी है इसमें यदि मैं कितना मिलाता हूँ कि यदि हम देखते हैं कि मैंने यहाँ पे 10 ग्राम मिला दिया, 20 ग्राम मिला दिया, 30 ग्राम मिला दिया, और लास्ट NTP की बात करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर, तो मैंने 10 ग्राम मिलाया, 20 ग्राम मिलाया, 30 ग्राम मिलाया, यहाँ तक तो मैं मिलाता रहा। लेकिन हम बात करते हैं कि ये
अभी भी 10 ग्राम मिलाया फिर भी इसमें घुल रहे हैं, इसका मतलब है कि वो अभी भी क्या है, अनसैचुरेटेड है। क्या है, अभी भी अनसैचुरेटेड है। इसका मतलब है कि उसमें हम और भी नमक मिला सकते हैं। जब हम देखते हैं कि 36 ग्राम, कितना, 36 ग्राम यदि इसमें पानी नमक मिला दिया जाता है तब ये क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से संतृप्त हो जाता है। मतलब अब इसमें यदि और नमक डालते हैं तो वो किस में आ जाएगा, सुपर सैचुरेटेड में आ जाएगा। सुपर सैचुरेटेड में लाने के लिए, कहने का मतलब अति संतृप्त बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तापमान को बढ़ाना पड़ेगा या दाब को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इसका मतलब ये क्या हुआ कि हम देखते हैं कि जब तक अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, पहला प्रकार ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। इसमें आप देखते हो कि सोल्यूट के आधार, मतलब विलय के आधार पर अब जब देखते हो कि जब तक पानी में नमक घुलता रहता है, जब तक पानी में नमक घुलता रहता है उसको बोलते हैं असंतृप्त। क्या हो गया, असंतृप्त। जब 36 ग्राम से तक हम इसको ले आते हैं, इसका मतलब हो गया कि इसमें यदि हम और नमक घोलेंगे तो वो नमक क्या हो जाएगा, पेंदे में बैठ जाएगा। इसका मतलब है कि वो अवस्था होगी हमारी सैचुरेटेड या संतृप्त अवस्था। जब हमने 36 ग्राम से ज़्यादा घोलने के लिए यदि 100 ग्राम पानी में यदि आपने 36 ग्राम से ज़्यादा नमक यदि घोलना चाहते हो तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, प्रेशर आप कम करते हो। इसका मतलब हो गया कि ये विलयन आपका क्या कहलाता है, हम कह सकते हैं अति संतृप्त। इसका मतलब कि हमने एक मानक या हमारे एक मानक लागू हो गया जो शुरुआत में हमने बात की थी कि 36 ग्राम पानी, 36 ग्राम नमक 100 ग्राम पानी में एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या होता है, घुलता है। इसका मतलब है कि वो क्या है, सैचुरेटेड संतृप्त विलयन है। यदि 36 ग्राम से यदि उसका मान कम है इसका मतलब वो असंतृप्त विलयन है। और यदि 36 ग्राम से यदि उसका मान क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, इसका मतलब उसमें क्रिस्टलीकरण वापस नमक बनने की प्रोसेस शुरू हो जाती है, मतलब पेंदे में बैठना स्टार्ट कर देता है, उसको हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। जिसी प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे चाशनी बनाते हैं, चाशनी का मतलब क्या हो गया कि जब आप पानी में चीनी मिलाते हो, इसका मतलब हम एक संतृप्त बनाने के लिए उसमें क्या करते हैं, चीनी मिलाते रहते हैं, तो वो अपने आप चीनी होती है वो पानी के अंतर्गत समान रूप से क्या रहती है, मीठी रहती है, मतलब चाशनी बनती है। जब हम उसको गर्म करके पानी को उड़ा देते हैं तो उसमें क्या जाती है, सुपर सैचुरेटेड या अति संतृप्तता की स्थिति आ जाती है। जब हम उसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तो उसकी क्या हो जाता है, क्रिस्टलीकरण हो जाता है। कहने का मतलब पानी उड़ने के बाद चीनी वापस किस में बदल जाती है, ठोस अवस्था में बदल जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सोल्यूट या विलय के आधार पर हमने देख लिया कि 3 प्रकार होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब वो संतृप्त है, उसमें अब और कुछ भी नहीं घोला जा सकता। अनसैचुरेटेड का मतलब आप समझ गए होंगे कि उसमें घोला जा सकता है। सुपर सैचुरेटेड का मतलब कि उसके साथ आपने जबरदस्ती आपने क्या कर दिया, उसमें घोला गया है। अब देखो कि हम आगे देखते हैं कि विलायक की प्रकृति के आधार पर हम जब देखते हैं विलायक के आधार पर, तब आपको विलायक की मात्रा के आधार पर जब हम देखते हैं तो इसमें आता है विलायक की मात्रा के आधार पर कि हम इसको 2 भाग में बांटते हैं। विलायक का मतलब हो गया कि विलय की मात्रा हमेशा कम रहती है और विलायक की मात्रा क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। विलय और विलायक में हम देखते हैं तो विलायक में आप देखते हो कि एक शब्द आता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब सांद्र विलयन। दूसरा आता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब तनु विलयन। तनु का मतलब हो गया डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब हो गया कि जब भी हम बोलते हैं कि किसी चीज़ में आप पानी मिलाते रहते हो, इसका मतलब हो गया कि आप उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हो। कहने का मतलब उसको आप क्या कर रहे हो, डाइल्यूट कर रहे हो। और जब हम देखते हैं कि जो सामान्य विलयन हम बनाते हैं, कंसंट्रेट विलयन या सांद्र का मतलब हो गया कि जिसमें विलय की मात्रा क्या रहती है, विलायक की तुलना में हम, विलायक तो अधिक तो रहता है लेकिन विलायक की तुलना में हम कह सकते हैं
कि उससे आधा या आधे से क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे हम देखते हैं कि इसमें सांद्र विलयन में सोल्यूट या विलय की मात्रा क्या रहती है, हमेशा हम जानते हैं कि क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। नॉर्मली क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। और डाइल्यूट में हम कह सकते हैं कि सोल्यूट की विलय की मात्रा क्या मिलती है, बहुत ही कम मिलती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से देखता हूँ कि जब आप देखते हो कि सांद्र और इसमें देखते हो कि आपने यदि 100 ग्राम पानी लिया था, क्या लिया, 100 ग्राम पानी, और 100 ग्राम पानी में यदि आप नमक की मात्रा कितनी करे हो, आप कह दोगे कि मैं तो 0.5 ग्राम क्या ले रहा हूँ, नमक ले रहा हूँ, हमने इतना ही घोला है। तो इसमें सर्वाधिक मात्रा कितनी हो गई, पानी की तुलना में नमक की मात्रा बहुत ही कम हो गई। इसका मतलब हो गया कि इसमें विलय की मात्रा क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो वो क्या कहलाता, विलय की मात्रा क्या है, बहुत ही कम है। इसका मतलब है कि वो किस में आएगा, तनु विलयन में आएगा। मतलब सोल्यूट या सोल्यूट की विलय की मात्रा क्या है, बहुत कम है, इसलिए क्या आएगा, तनु विलयन में आएगा, डाइल्यूट विलयन कहलाएगा या डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। जब आप देखते हो कि पानी में आप अधिकतम कितना घोल सकते हो, 36 ग्राम घोल सकते हो, तो आप कह सकते हो कि 36 ग्राम तक आपने नमक घोल दिया है, NaCl घोल दिया है, कितने में, 100 ग्राम पानी में। इसका मतलब हो गया कि पानी की मात्रा और नमक की मात्रा में कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है। इसका मतलब हो गया कि वो क्या कहलाएगा, कंसंट्रेट या सांद्र विलयन कहलाता है। ये जो शब्द है इसका मतलब है कि हम जब भी आगे रसायन विज्ञान में हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये शब्द काम में लिया जाता है कि तनु विलयन काम में लिए या सांद्र विलयन काम में लिए। तनु विलयन काम में लेने का मतलब हो गया कि उसमें जो मिला हुआ है प्लस उसके साथ पानी दोनों में से किसी की रिएक्शन हो सकती है। और जब आप यदि बात करोगे कि सांद्र विलयन लिए है, इसका मतलब कि वहाँ पे पानी की रिएक्शन नहीं हो करके जो आपने विलय लिया है उसी की क्या होगी, अभिक्रिया में क्या होगा, योगदान होगा या उसी की अभिक्रिया होगी। जैसे हम देखते हैं कि हम जब भी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे तो वहाँ पे H2SO4 आता है, H2SO सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। अब सांद्र शब्द और तनु शब्द दोनों लगते हैं। इसका मतलब क्या है, सांद्र का मतलब ये हो गया कि H2SO4 के साथ पानी तो होता है, क्या होता है, पानी तो होता है, लेकिन पानी की मात्रा क्या होती है, बहुत कम सी रहती है। या हम कह सकते हैं कि पानी की मात्रा उसमें कम है, H2SO4 की मात्रा उसमें क्या है, ज़्यादा है। जब हम बात करते हैं तनु विलयन में लेते हैं कि तनु H2SO4, इसका मतलब H2SO4 तो है लेकिन उसमें पानी की मात्रा क्या है, H2SO4 प्लस पानी की मात्रा उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा है। इस अभिक्रिया में पानी का योगदान रहेगा और इस अभिक्रिया में किसका योगदान रहेगा, इसका योगदान रहता है, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल का योगदान रहता है। यहाँ तक आपको बात अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं कि सांद्रता को नापने के लिए या कंसंट्रेशन को नापने के लिए हम किसकी लेते हैं, कि इसको मापने के लिए हम दो तरीके से काम में लेते हैं। हमने यहाँ पे बात की थी, एक तो ग्राम में मात्रा, मतलब हमने भार की बात की थी। दूसरा यदि हम देखते हैं कि पानी को हम किस में मापते हैं, लीटर में मापते हैं, तो इसका मतलब हो गया V आयतन। V क्या हो गया, आयतन। अब आयतन और भार के आधार पर हम सांद्रता को दो भाग में माप सकते हैं या उनको हम प्रतिशत आधार पर हम बता सकते हैं कि किस विलयन में विलय की मात्रा कितनी है या विलायक की मात्रा कितनी है। इसका मतलब है कि जब आप देखते हो कि विलय की मात्रा को बताने के लिए हम पहला लेते हैं द्रव्यमान या भार प्रतिशत। द्रव्यमान का और भार में क्या संबंध होता है, मैंने आपको बताया भी था कि W वेट बराबर क्या होता है, M, जिसको हम बोलते हैं द्रव्यमान, और गुणा क्या होता है, आप जानते हो G, जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान हम लेते हैं कितना, 10। ठीक है, नॉर्मल गणना करने के लिए। जब हम देखते हैं इनकी, तो अब इनको मापने के लिए हमारे पास क्या ऐसा होना चाहिए कि हम इनको, कि पहला हम विधि में देखते हैं कि इनको नापने के लिए या गणितीय गणना करने के लिए हम यूज लेते हैं, पहला कौन सा,
कि जब आप द्रव्यमान या भार को लेते हो तो हम इसको, आपने यदि द्रव्यमान लिया है मास, तो आपने क्या लगाया m/m, प्रतिशत में हमने क्या लिखा कि प्रतिशत में माप रहे हैं, मतलब इनके संकेत हो गए, आपको लिखने की जगह काम आता है। या W/W प्रतिशत का काम में लेते हैं। जब आप इसको यदि आप किस में मापते हो, आयतन में मापते हो, तो वॉल्यूम/वॉल्यूम का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप देखते हो कि कोई भी सोल्यूट मतलब विलय का यदि आप क्या लेते हो, द्रव्यमान लेते हो, m द्रव्यमान लिया, यदि आपने इसका क्या लिया, भार लिया W, और भार या हम कह सकते हैं मास आपने किसका लिया, विलियन का लिया, किसका लिया, विलियन का लिया, विलियन। अब देखो कि जब आप विलियन और विलायक की बात करते हो तो आपको पता है कि विलय प्लस क्या होता है, विलायक, क्या होता है, विलायक इक्वल टू बनता क्या है, विलियन। क्या बनता है, विलियन। जैसे मैं यदि क्या लेता हूँ कि यहाँ पे मैंने 5 ग्राम क्या लिया, विलय लिया, इसका मतलब विलायक मैंने कितना ले लिया, यहाँ पे 100 ग्राम ले लिया। कितना ले लिया, 100 ग्राम। तो आपका विलियन कितने का बनेगा, तो आप कहोगे भार के अंतर्गत हम देखेंगे तो दोनों का भार क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। मतलब विलियन था वो हमारा 105 ग्राम बनेगा। ठीक है, ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि मैंने विलय यदि लिक्विड में लिया है तो मैंने 5 क्या लिया, 5 आयतन को हम कैसे कहेंगे कि हमने किस में लिया, आयतन को हम लेते हैं किस में, यदि आप देखते हो V का मतलब वॉल्यूम का मतलब हम किस में मापेंगे, लीटर में। तो मैंने यदि क्या लिया 5 ml, मिलीलीटर हो गया, 5 ml मैंने विलय लिया, और यदि 100 क्या लिया मैंने ml पानी लिया, इसका मतलब विलियन हमारा बनेगा वो कितने का बनेगा, 5 + 100 कितना हो गया, 105, कितना हो गया 105 मिलीलीटर। मैंने आपको एक भार में बताया ग्राम में, और दूसरा मान आपको किस में बताया, वॉल्यूम या आयतन में, या मैंने कहा है लीटर में। ठीक है, अब जब हम देखते हैं इनको यदि हम देखते हैं कि इनको मापने के लिए हम किस प्रकार से काम में लेते हैं, तो हम बात कर रहे थे सांद्रता मापने के लिए हम पहला काम में ले रहे थे द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब हो गया W वेट/वेट प्रतिशत, या हम इसको लिख सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। ये हम निकालते कैसे हैं, तो हम कहेंगे क्या कहेंगे कि द्रव्यमान को हमने किस में लिया है, भार में लिया है। तो भार किसका भार, कि द्रव्यमान या भार हमें किसका चाहिए, विलय का। क्या चाहिए, विलय का भार बट्टा हम भाग लेते हैं किसका, द्रव्यमान या हम भार लेंगे किसका, विलय और विलायक और विलियन का, किसका लेंगे, विलियन का गुणा हम किससे कर देंगे, 100 गुणा हम किससे कर देंगे, 100 से करते ही हमें क्या मिल जाएगा, उसका प्रतिशत रूप मिल जाता है। क्या मिल जाता है, प्रतिशत रूप मिल जाता है। जैसे मैं बात करता हूँ कि इसमें हम एग्जांपल लेते हैं कि आपको यदि 25 ग्राम क्या दे दिया जाए, 25 ग्राम आपको NaCl दे दिया है। क्या दे दिया है, NaCl नमक। आपको घोलने में कितना है कि आपको ये कह दिया जाए कि आपको पानी काम में लेना है कितना, 100 ग्राम आपको कितना लेना है, पानी। ये पानी आपको दिया है, क्या दिया है, नमक विलय है, और H2O क्या है, ये आपको दिया है विलायक। क्या है ये, विलायक। इसका मतलब है कि जब आप इनको देखते हो कि हमें इस सूत्र में काम में किसको लेना है, विलियन को काम में लेना है, तो आप इसको क्या कहोगे कि इसको हम देखने के लिए इसमें W/W या भार को मापने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 25 ग्राम तो क्या है, विलय का क्या हो गया, भार। ठीक है,
विलयन का भार हम कैसे ज्ञात करेंगे कि विलय प्लस विलायक, तो विलय कितना है 25 प्लस विलायक कितना है 100, इसको जोड़ करके आप क्या करोगे 100 से गुणा करोगे। 100 से जब आप गुणा करते हो इसका मतलब हो गया 100 से आप जब गुणा करोगे इसका मतलब हो गया कि ये 25/125 गुणा 100 5 और यहाँ पे आ गया आपका 20%। अब ये 20% आपने लिया किसका है, M/F में लिया है या W/W में लिया है, तो हमने किस में लिया भार अपॉन भार में लिया है W/W प्रतिशत। जी समझ में आ गया होगा आपको। अब हम दूसरा लेते हैं एक एग्जांपल कि वॉल्यूम प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं। तो वॉल्यूम प्रतिशत ज्ञात करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ कि वॉल्यूम प्रतिशत को ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या जाएगा कि जब हम देखते हैं कि विलय और विलायक वाली बात हो गई कि विलय हमने कितना लिया है और विलायक हमने कितना लिया है, तो यदि हम विलय प्लस यदि विलायक की बात करते हैं तो हमारा क्या बनता है, आपको पता है विलियन बनता है। क्या बनता है विलियन। और जब हम इसको किस में लेना चाहें V/V, कहने का मतलब हो गया वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम में लेना चाहें, तो हम देखते हैं कि पहले हम देखते हैं कि V/V प्रतिशत को मतलब आयतन प्रतिशत ज्ञात करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि विलय का भार न होकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा आयतन, क्या हो जाएगा आयतन अपॉन बटे में हम किसका लेंगे विलियन का आयतन, किसका लेंगे विलियन का आयतन, क्या लिया हमने विलियन का आयतन। अब इसमें देखते हैं कि विलय का यदि हमें आयतन और विलायक का आयतन दिया हो तो हम कैसे करेंगे कि जब आप देखते हो कि आपको NaCl की मात्रा कितनी दे दी 35 ml और आपको H2 की मात्रा पानी जिसमें आप मिला रहे हो उसकी मात्रा आपको कितनी दे दी 65 ml मिलीलीटर। कहने का मतलब ये आपको दोनों का आयतन दिया है। अब हमें किसका आयतन देखना है बट्टे में विलियन का आयतन। अब विलायक का आयतन हमें दिया है और विलियन का आयतन हमें ज्ञात करना है। तब आपको देखोगे कि विलियन का आयतन हमारे पास कितना हो गया, विलियन का आयतन कितना हो गया, आयतन हो गया हमारे पास 35 प्लस 65 ml इक्वल टू क्या हो गए 100 या 100 ml। कितने हो गए 100 ml। अब हमें प्रतिशत ज्ञात करना है तो इसके साथ क्या कर देते हैं गुणा 100 में गुणा करेंगे। इसका मतलब कि हम इसको सूत्र में क्या लिखेंगे 35 बट्टे 35 बट्टे हम कह सकते हैं 65 प्लस 35 या हम गुणा 100 या हम कह सकते हैं 35/100 इंटू 100 इक्वल टू कितने हो गए 35%। ये आपका किस में हो गया वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम प्रतिशत हो गया। ये वॉल्यूम अपॉन क्या हो गया वॉल्यूम प्रतिशत हो गया। तो अब आपको अच्छी तरह से ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब हम देखते हैं कि हमने विलय के आधार पर वापस थोड़ा सा रिवाइज देख लेते हैं कि हमने सॉल्यूशन देखा था। सॉल्यूशन का मतलब था कि होमोजीनियस मिक्सर मतलब समभांगी मिश्रण था। अब विलय और विलायक और विलियन, विलय होता है वो विलायक में घुलता है और मिलकर क्या बनाता है विलियन बनाता है। इसका मतलब है कि जब हम देखते हैं कि इसमें विलय विलायक जब मिलते हैं तो हम देखते हैं कि सॉलिड में मिलता है तो हम देखते हैं कि मिश्र धातु बनती है। और जब लिक्विड होता है उसमें सॉलिड मिलाया जाता है तो अमलगम बनता है। और सॉलिड में यदि लिक्विड मिलाया जाता है मतलब लिक्विड में यदि सॉलिड मिलाया जाता है तो हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ द्रव्य पदार्थ मिलता है जिसमें नमक घोलते हैं जैसे पानी में। लिक्विड में मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि अल्कोहल बनता है या अल्कोहल को हम किस में मिलाते हैं पानी में, मतलब पानी में हम थोड़ा सा क्या मिलाते हैं अल्कोहल। और जब लिक्विड और गैस की बात आती है तो हम पानी में क्या मिलाते हैं थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड। और जब हम देखते हैं
कि गैस में यदि थोड़ी सी मात्रा में लिक्विड मिलाते हैं तो हमारे क्या बनते हैं, जैसे गैस ही बनती है लेकिन उसको हम बोलते हैं बादल या जल वाष्प। और यदि गैस में यदि थोड़ी मात्रा में गैस मिलाते हैं तो हमने एग्जाम्पल लिया था हेलोक्स। जैसे वायुमंडल के अंतर्गत हम देखते हैं कम मात्रा में मिलने वाली गैसें भी क्या होती है, इसी का उदाहरण होती है। अब हमने प्रकार में देखा था, प्रकार में पहला हमने देखा था कि विलय और विलायक के भौतिक आधार पर हमने बांटा था कि ये अलग अलग प्रकार आते हैं। दूसरा हमने देखा था कि सॉल्वेंट विलायक के आधार पर हमने देखा था कि दो प्रकार थे, एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब जिसमें पानी हो, ठीक है, पानी से बना हुआ सॉल्यूशन क्या कहलाता है, एक्वा सॉल्यूशन कहलाता है। और जो जिसमें विलायक पानी ना हो उसको बोल देते हैं हम कौन सा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि विलय के आधार पर हमने देखा था कि विलय मिलने वाले पदार्थ की मात्रा होती है। विलय क्या होती है, मिलने वाले पदार्थ की मात्रा होती है। अब मिलने वाले पदार्थ की मात्रा को हम कह सकते हैं कि विलय है वो एक निश्चित मात्रा तक घुलता है, उसको हम बोलते हैं संतृप्त अवस्था, सैचुरेटेड अवस्था। यदि उसकी मात्रा कम रहेगी तो हम कह सकते हैं असंतृप्त अवस्था। और बहुत ज़्यादा घोल दिया आपने तापमान बढ़ा करके, उसको बोलते हैं हम अति संतृप्त अवस्था। अब चौथे प्रकार में हमने देखा था कि विलायक की मात्रा के आधार पर, यदि आप विलायक ले रहे हो उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है तब हम इसको दो भाग में बांटते हैं। कौन सा, एक हमने कहा था सांद्र विलयन और दूसरा हमने कहा था तनु विलयन। तनु का मतलब जिसमें विलायक की मात्रा बहुत ही ज़्यादा हो, तनु मतलब जिसमें पानी पानी हो, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सांद्रता को हम दो प्रकार से मापते हैं दैनिक जीवन में। कहने का मतलब मैंने अभी जो 10th लेवल तक ही आपको ये बातें बताई। इसका मतलब इसको जब हम मापते हैं तो पहला आता है द्रव्यमान प्रतिशत और दूसरा आता है आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब होता है कि हमें विलय की मात्रा लेनी है, बट्टे में क्या लेना है, विलयन की मात्रा लेनी है। विलयन की मात्रा क्या होगी, विलय प्लस विलायक होगी, और गुणा क्या करना है, 100 से गुणा करना है। यदि ग्राम में भार दिया होगा तो वो क्या होगा, भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत। और यदि वो आयतन में दिया होगा इसका मतलब है वो क्या है, आयतन प्रतिशत है, मतलब V/V प्रतिशत है। तो आज के लिए दोस्तों इतना, धन्यवाद आप सभी को, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।